हाय वेलकम मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल SSTN पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और आप लोग को बता दें कि मतलब कि ये सारे क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे कि मतलब कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। आप लोग को लगता होगा कि मतलब कि ये सारे क्वेश्चन को हम रट कर एग्ज़ाम में जाएंगे तभी मतलब कि लिख सकते हैं। नहीं, हम देखिएगा, हम बताएंगे कि कैसे समझ के हम लिख सकते हैं यहाँ पर अभी के अभी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बता दें कि ये प्रीवियस ईयर का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था, किन्हीं दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। ये देखिए 2019 में भी आया है, 2011 में भी आया हुआ है और 2013 में भी आया हुआ है। ठीक है, ये दो उदाहरण के लिए तो 2 नंबर के हैं। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन यदि मतलब कि दो के जगह पर पूरा कथा की उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें तो ये 7 नंबर के क्वेश्चन भी हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, बात करें तो यहाँ पर रूस की जगह पर मतलब कि फ्रांस भी हो सकता है, इटली भी हो सकता है, यूरोप भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या क्या कारण होता है, जैसे कि बात करें कि जो क्रांति का कारण होता है, जैसे कि अपने राज्य में देखिएगा, चाहे अपने घर में या समाज में देखिएगा कि उसका क्या क्या कारण हो सकता है। एक राजनीतिक कारण हो सकता है, या धार्मिक कारण हो सकता है, या बौद्धिक कारण हो सकता है, या आर्थिक कारण हो सकता है। ये सब कारणों से मतलब कि क्रांति का उत्पादन या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पर रूस को हटाकर फ्रांस लिख सकते हैं, यूरोप लिख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आ गया तो उस सारे बातों को इसमें भी लिख सकते हैं और उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको लिखने के बाद कर है कि उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें, तो किन्हीं दो गो है तो 2 गो को लिख देंगे। यदि 2 गो की जगह पर नहीं रहता 2, तो इसको पूरा लिखते तो 7 नंबर में आता है। ठीक है, तो इसको चलिए लिख कर हम बताते हैं कि रूस की क्रांति कब हुआ था, नवंबर 1917 में। ठीक है, तो 1917 रूस के या की क्रांति का कारण बौद्धिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक थे। ठीक है, अब कर रहे हैं कि 2 गो बताएं। ठीक है, राजनैतिक थे, तो इसको जैसे एग्जाम में आप लोग लिखे। ठीक है, तो इसके नीचे अंडरलाइन इसे कर देंगे। ठीक है, इससे देखने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा और जैसे चेक करने वाले को पता चलेगा कि ये क्या क्या कारण थे, बौद्धिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, उसी तरह से जैसे यहाँ पर रूस को हटाकर मतलब इटली या फ्रांस रहता तो उसमें भी ये सब कारण तो होता। ठीक है, तो उसमें भी बौद्धिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक लिख देते और जो स्पष्ट करना है उसको हम लिखते। ठीक है, तो इसमें से हम 2 गो बताना है तो 2 गो के बारे में लिख के बताते हैं। ठीक है, पहला हम राजनीतिक बताते हैं। राजनीतिक में बात करें तो रोमानोव का शासक या संस्थापक जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, लिख के हम बताते हैं। रोमानोव का संस्थापक जार निकोलस द्वितीय एक सर्वशक्तिशाली एवं स्वेच्छाचारी व्यक्ति था। ठीक है, व्यक्ति था। ठीक है, जो सर्वशक्तिशाली है तो वो अपने बात को ही केवल मानेगा। ठीक है, तो प्रशासन में क्या था, भ्रष्टाचार भरा हुआ था। प्रशासन में भ्रष्टाचार पर्याप्त था। ठीक है, सरकार की रूसीकरण नीति
रूसीकरण नीति। रूसीकरण नीति कहने का मतलब है कि एक रूस, एक जार और एक चर्च, एक जार और एक चर्च और एक रूस, ठीक है। मतलब कि इसको रूसीकरण नीति में ये था कि एक जार, एक रूस, एक चर्च था। इसको अंडरलाइन कर दिए क्योंकि मतलब ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो इसको चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उस नीति के कारण रूस सरकार की रूसीकरण नीति से वहाँ के यानी रूस के विभिन्न रूस में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों में क्या होगा? असंतोष होगा। विभिन्न प्रजातियों में असंतोष था, ठीक है। अब दूसरा बात जानते हैं, इसमें दो ही को पूछा है तो दो को ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरा धार्मिक, ये सब लिखना जरूर मतलब अंडरलाइन करना जरूरी है और सबसे मतलब कि हट के दिखने में आंसर लगेगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात करें तो रूस में कट्टरपंथी कहने का मतलब कि दो एक धर्म है तो उसी धर्म को मानेगा, ठीक है। ईसाई धर्म एवं चर्च का व्यापक यानी कि पूरी तरह से प्रभाव था, ठीक है। प्रभाव था जिसके कारण नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है। अब ये बात करें कि 2 नंबर में आंसर है, ठीक है। यही रहता कि मतलब कि 2 के जगह पर नहीं दे रहता कि उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें, ठीक है। तो बौद्धिक भी लिख देते और आर्थिक भी लिख देते तो ये 7 नंबर पे आंसर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो यदि 7 नंबर भी आता है तो ये सारे बातों को लिखकर मतलब कि एक एक स्टेप लिखना है इसी तरह से, ठीक है। आप लोग को इस क्वेश्चन के थ्रू न केवल रूस के बारे में जानने के लिए मिला होगा और जैसे फ्रांस, इटली के बारे में भी जानने को मिला होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016-2011 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण तथा शहरी जीवन के बीच में किन्हीं 2 विभिन्नताओं का उल्लेख करें, ठीक है। यानी कि 2 भिन्नता बताना है, ठीक है। तब बात करें कि जो थी शहरी और ग्रामीण में है वह मूलतः 2 विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि जनसंख्या में और दूसरा जैसे आर्थिक क्रियाकलाप में, ठीक है। तो उसको चलिए हम लिख के बताते हैं और समझा देंगे, ठीक है। ग्रामीण तथा शहरी जीवन के बीच मूलभूत भिन्नताएं होती है, ठीक है। ये प्रायः 2 संदर्भों में होता है, होता है, ठीक है। पहला, जनसंख्या का घनत्व। दूसरा, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाकलापों का अनुपात, ठीक है। ये दोनों टर्म को हम समझाते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूलतः 2 है, ठीक है।
जनसंख्या का घनत्व कहने का मतलब है कि जैसे कि शहर के अपेक्षा गांव में यानी ग्रामीण में कम जनसंख्या होता है, बहुत दूर दूर पर लोग निवास करते हैं। आज शहर में क्या होता है कि मतलब कि एकदम सटे सटे, मतलब कि एकदम एक जगह पर यहाँ तो यहाँ सटे सटे, मतलब कि जनसंख्या का निवास होता है। बात करें कि घनत्व कहने का मतलब है, घनत्व जैसे कि बात करें कि 1 किलोमीटर पर कितना व्यक्ति रहता है, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर पर 1000 व्यक्ति रहना चाहिए, ठीक है, तो उसी को घनत्व कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व, ठीक है। बात करें तो मतलब कि बता दिए कि मतलब जनसंख्या ग्रामीण और शहर की अपेक्षा गांव में मतलब कि कम होती है। और दूसरा है जैसे कि कृषि आधारित, जैसे गांव में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग मतलब कि कृषि ही करते हैं, लेकिन शहर में ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कृषि के अलावा मतलब कि क्या, कृषि तो गांव में होता है, वहाँ पर उद्योग होता है और नई नई स्किल जैसे कि कारखानों में काम करते हैं लोग और सेवा क्षेत्र में भी काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग को इतना सारा मतलब की बात इससे समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम सब चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ये क्वेश्चन 2015-2011 में आया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम केवल मेजनी का नहीं जानेंगे, ठीक है। मेजनी के अलावा गैरीबाल्डी जर्मनी के एकीकरण में, जैसे कि इस क्वेश्चन को छोड़िए, जैसे कि यहाँ पर लिख देता कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी या क्या योगदान थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू 3 क्वेश्चन को और हम जानेंगे, ठीक है। लिखते हैं सबसे पहले कि इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। उसी तरह से अगर बिस्मार्क है तो बिस्मार्क को भी महत्वपूर्ण योगदान है, गैरीबाल्डी है तो गैरीबाल्डी को भी महत्वपूर्ण योगदान हम लिख देंगे, ठीक है। उसके योगदान था। उसके बाद हम लिखेंगे कि राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर वह कार्बोनरी का सदस्यता ग्रहण किया, ठीक है। 1830 और 31 में उसका प्रयास काफी ज़्यादा रहा, ठीक है। इतना बातें लिख दिए। उस सब में भी इतना बातें अपने मन से भी लिख सकते हैं, यदि नहीं आता है तो मतलब कि राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर इन्होंने ये किया। जैसे जर्मनी वाला में लिखेंगे कि बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, ठीक है। अब इसमें जैसे कि 1831 में उसका प्रयास काफ़ी ज़्यादा रहा, ठीक है। उसके बाद गणतंत्र की प्रचार को विस्तार रूप देने के लिए उन्होंने या उसने यंग इटली इसको लिखकर ऐसे नीचे से अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की, ठीक है। यूरोप की स्थापना की, ठीक है। वह चाहते थे कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना, ठीक है, लेकिन वह विफल रहे, ठीक है, विफल
रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू मतलब कि हम तो लिख दिए, बता दिए। अब उन दोनों क्वेश्चन को कैसे लिखना है, यहाँ तक तो लिखेंगे हम। ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, और लिखेंगे कि राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर वह मतलब कि एक सेना का मतलब कि गठन किया, जिसमें रक्त एवं लौह की नीति अपनाई और अपने गणतंत्र की प्रचार को विस्तार करने के लिए पूरे जर्मनी में मतलब कि प्रचार किया। उसके बाद ही मतलब जाकर जर्मनी की एकीकरण संभव हो पाए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि तीनों क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर ये आर्थिक संकट क्या होता है। हम बताते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थिक संकट क्या है। आर्थिक संकट उसे कहते हैं जब कृषि, व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र मतलब कि ये क्या हो जाए, कमी हो जाए या इफेक्ट पड़ जाए किसी कारण से, या बैंक दिवालिया हो जाए, उस स्थिति में आर्थिक संकट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो किस कारण में, तो उसी को हमको लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट निम्न है, लिखकर ऐसे कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन मतलब कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन। ठीक है, दूसरा, उत्पादन या उपभोक्ता का कमी। ठीक है, तीसरा, पूंजी का बात किए थे, तो ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में प्रभावित हुआ था। अमेरिका, इसका असर पूरा दुनिया में देखने को मिला था। ठीक है, अमेरिकी पूंजी प्रवाह में कमी। ठीक है, कमी, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2011, 2019, 2018, 2012 में भी पूछा गया है। ये इस तरह से हल्का भी है और पूरा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। यदि देखते हैं, समझ जाते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रेस की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मतलब कि समझते हैं हम अच्छा से। ठीक है, जैसे कि अंग्रेजों था। ठीक है, उससे पहले मतलब कि क्या होता था, जो समाज के निचले वर्ग के लोग हैं, ये सारे लोग मतलब कि इन सब में प्रेस में मतलब कि उतना भूमिका नहीं निभाते थे। ठीक है, मतलब रुचि नहीं रखते थे। जब से मतलब कि 1857 की क्रांति जब हुई, ठीक है, उसके बाद से मतलब कि समाज को प्रेस के मतलब कि न्यूज़पेपर की प्रधानता की समझ आई। ठीक है, तो बात करें कि इसके बाद मतलब कि 2 तरह से मतलब बदल गया, एक एंग्लो इंडियन और एक इंडियन। जो इंडियन था मतलब कि अंग्रेजी और हिंदी में अखबार को प्रकाशित करता था। ठीक है, ये अखबार जो ब्रिटिश सरकार को क्या करती थी, क्रिटिसाइज करती थी, मतलब कि आलोचना करती थी। ठीक है, और ये जो ब्रिटिश सरकार था, इसका ऑफिशियल अखबार था। ठीक है, उसके बाद देखें तो मतलब कि अखबार को यानी कि प्रेस को ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये इस तरह से ये काफ़ी भूमिका निभाती है, अच्छी भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जैसे कि एक क्वेश्चन है कि छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा। ठीक है, तो कैसे पहुंचा, कोई आदमी के थ्रू ही ले जाया गया होगा। ठीक है, तो जब 1295 मार्को पोलो ने जब चीन से मतलब कि वापस अपने देश इटली आया था। ठीक है, तो उस समय मतलब कि वहाँ से एक नई थी छापाखाने की मतलब कि
टेक्नोलॉजी को लेकर आया था, ठीक है। और उस टेक्नोलॉजी को जो इटली से होकर पूरे जैसे यूरोप में फैल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि समझने का प्रयास कीजिएगा कि केवल रटने का नहीं, ठीक है। और बात करते हैं कि सबसे जैसे कि भारत में भारत की स्वतंत्रता या भारत की राष्ट्रभक्ति, ठीक है। जैसे कि चैप्टर है कि उस चैप्टर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, ये सारे इम्पोर्टेंट उस चैप्टर में है, ठीक है। तो हम बात करें कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। और बात करें कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। तो ये सब पर यदि आपको लिखने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात करें कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ था? बिहार से। बिहार में जैसे कि तीन कठिया प्रणाली को लेकर किसानों के मतलब कि तीन कठिया प्रणाली में मतलब कि क्या होता था कि वहाँ पर नील की खेती किया जाता था, ठीक है। 3 भागों में, यानी कि जो 3 भागों में नील की खेती की जाती थी, उसमें बात करें कि हम नील की खेती में जैसे कि उसमें कृषि की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण मतलब कि वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नमक सत्याग्रह में बात करें तो मतलब कि इसने गांधी जी अपने आश्रम से लेकर मतलब कि गांधी जी नमक को बनाया था कहाँ? दांडी यात्रा से लेकर, ठीक है। उसी तरह से बात करें तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसा था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन में बात करें कि इसमें जैसे कि महिलाओं ने भी भाग लिया था, पुरुष के साथ साथ महिलाओं ने भी भाग लिया था, जिसके कारण ये असहयोग आंदोलन एक प्रथम जन आंदोलन था। रॉलेट एक्ट का बात करें तो ये इसके संदर्भ में कहा जाता है कि ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, मतलब कि कोई व्यक्ति पर यदि शंका है, ठीक है, कि उसने कानून की मतलब जुर्म किया, तो उसको मतलब कि उठाकर ले जाएगा और उसके पीछे ना वकील, ना दलील, ना अपील था, ठीक है। साइमन कमीशन बात करें तो ये भारत में मतलब कि किसी रिपोर्ट को जांच करने के लिए आया था, ठीक है। तो इसको पूरा डिटेल लिखना होगा तो मतलब बताएंगे कि साइमन कमीशन में मतलब कि उसकी हेड कौन था, ये भारत कब आया था, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, ये किसकी जांच के लिए आया था और इसको क्यों बाइकआउट किया गया था, यानी बहिष्कार किया गया था, ठीक है। ये सारे देखें तो मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग को मतलब कि लिखने के अलावा समझ में भी आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।